बचवा नइखे चलत। तो बचवा नइखे चलत तो फिर हम लोग जब उस तह में जाते हैं तो पता चलता है क्या कि हस्बैंड वाइफ में चाहे सास पतोह में लड़ाई हो गया है, तो 2 दिन से खाना ही नहीं दोनों खाएंगे। अलग अलग चीज होते हैं, ये दोनों अलग अलग चीज हैं। टीबी होता है, एक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होते हैं जो बैक्टीरिया से होता है। अस्थमा जो होते हैं वो मेनली फैमिली हिस्ट्री पे होते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ डे 1950 के बाद से हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे मनाता जाता रहा है 7 अप्रैल को, और हर साल उसका कुछ ना कुछ थीम टीबी का होता है। केस तो इस साल ज्यादा बढ़ा हुआ है, स्पेशली एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जिसको ग्लेन टीबी बोलते हैं, उसका केस अभी बढ़ा हुआ है। लेकिन स्पुटम का जो टीबी होते हैं जिसको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, उसका केस अभी घटा हुआ है। लेकिन अस्थमा का केस बहुत ज्यादा सेब, अनार, अमरूद, चुकंदर, जामुन, गाजर, तुलसी का पत्ता। तुलसी का पत्ता बहुत फायदेमंद होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है उसकी। 5 तुलसी का पत्ता 5 तुलसी का पत्ता 5 सुबह चबाए खाइए। आंवला, अंडा, गोड़ी, कलेजी, काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम, अखरोट, खजूर, पनीर, अंजीर, कीवी, ये महत्वपूर्ण फल है जो आपके खून को बढ़ाने में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जो भी सेवी एलर्जी आपको दिक्कत है उससे आप अवॉइड कीजिए, मास्क लगा कर चलिए और ठंडी चीजें जो हैं उससे बच के रहिए। साल भी वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पे अभी सीवान के 2 मशहूर डॉक्टर पंकज जी हैं, मानसिक रोग विशेषज्ञ। आप सबको पता है वंदना मैटरनिटी क्लिनिक है जो वंदना मैडम है, वो तो अपना गायनेकोलॉजिस्ट है, वो प्रेग्नेंट लेडी की इलाज करते हैं और साथ ही साथ दिमाग से रिलेटेड मानसिक रोग डॉक्टर पंकज सर उसका इलाज करते हैं। इसके अलावा अभी हमारे साथ डॉक्टर आजाद सर हैं। डॉक्टर साहब के बारे में हम आपको बता दें, ईमान चेस्ट, जो आपका चेस्ट रिलेटेड टीबी से रिलेटेड जो बीमारी होता है उसका इलाज करते हैं। चकिया रोड में डॉक्टर साहब का क्लिनिक है। पिछले साल भी हम लोग आए थे। और वर्ल्ड हेल्थ डे का इंपॉर्टेंस क्या है, किन किन बातों का ख्याल रखना है, इस साल का थीम क्या है, मेंटल हो गया या ग्लोबल चेंजिंग आ रहा है तो किस तरीके से अपने हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं, चेस्ट से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इन तमाम चीजों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर पंकज जी से शुरुआत करेंगे। डॉक्टर पंकज जी सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको और आपके चाहने वालों को बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है जी, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, उसने हर साल वर्ल्ड वाइड ग्लोबली जो भी समस्या है उसके प्रिवेंशन और उसके बचाव के लिए क्या कुछ हो सकता है और लोगों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करने के लिए, अवेयर करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया, वर्ल्ड हेल्थ डे। तो वर्ल्ड हेल्थ डे 1950 के बाद से हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे मनाता जाता रहा है 7 अप्रैल को, और हर साल उसका कुछ ना कुछ थीम होता है कि उस साल क्या चीज है वर्ल्ड में जो लोगों को परेशान कर रहा है, जो रहन सहन से लेके खान पान से लेके स्वास्थ्य तक। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इस बार का जो थीम है उसका है मतलब हेल्दी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर। हेल्दी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर कहने का मतलब क्या है, सारा मैटर इस बार, यहाँ पे एक साइकेट्रिस्ट है, एक फिजिशियन है, लेकिन सारा मैटर इस बार का जो वर्ल्ड हेल्थ डे का है वो गायनेकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन बेस्ड है। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि प्रेगनेंसी शुड बी प्लान्ड। प्रेगनेंसी जो है प्लान्ड होना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि बच्चों में डिफॉर्मिटी आने का चांसेस कम होता है। आप आमतौर पर देखते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो होता है वो जब बच्चा जन्म लेता है तो ऐसे में दिखता है। तो क्या होता है कि फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन जब आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं उसके 1 महीना पहले से हम लोग शुरू कर देते हैं और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम लोग फोलिक एसिड देते हैं। सेकेंड, आमतौर पर हिंदुस्तान की फीमेल्स एनीमिक होती हैं, उनमें खून जो होता है वो 11 ग्राम से कम होता है, तो वैसे में उनके खान पान पे ध्यान देना। तो क्या होता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम करके की बीमारी होती है, बहुत ज्यादा उल्टी होती है। जब बच्चा पेट में औरत कंसीव करती है तो बहुत ज्यादा उल्टी होती है। ऐसे कंडीशन में आयरन और कैल्शियम देना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसका जो आयरन और कैल्शियम जो होता है हम लोग सेकेंड ट्राइमेस्टर में देते हैं। तीसरे महीने में भी टेटनस का टीका दिया जाता है। टेटनस का टीका जो है 2 टीका दिया जाता है, एक दिया जाता है तीसरे महीने में और उसके 1 महीने के बाद फोलिक एसिड। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, पहले ट्राइमेस्टर में आपको क्या ध्यान रखना है कि वैसा चीज जिसमें आयरन कंटेनिंग हो और कैल्शियम कंटेनिंग हो, जैसे कि हरा सब्जी खाइए, साग, सेव, अनार। 2 अनार, पहले था कि 1 अनार खाइए, अब हो गया कि 2 अनार खाइए। सेव, अनार, अमरूद, चुकंदर, जामुन, गाजर, तुलसी का पत्ता बहुत फायदेमंद होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है उसकी। 5 तुलसी का पत्ता
5 तुलसी का पत्ता, 5 सुबह चबाए खाइए। आंवला, अंडा, गोड़ी, कलेजी, काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम, अखरोट, खजूर, पनीर, अंजीर, कीवी, ये महत्वपूर्ण फल है जो आपके खून को बढ़ाने में मदद करता है। ये इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या होता है कि कम से कम 4 एंटीनेटल विजिट होना चाहिए। हिंदुस्तान में ऐसा देखा गया कि हिंदुस्तान बहुत अच्छा कंट्री माना जाता है आज के समय में मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में। अभी क्या होता है कि 90% लोग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराते हैं, और यहाँ पे मैटरनल मोर्टलिटी रेट और पेरीनाटल मोर्टलिटी और चाइल्ड मोर्टलिटी बहुत बेहतर हो गया है हिंदुस्तान में पहले के मुकाबले। मतलब लास्ट 5-10 साल में बहुत अच्छा हुआ है। और आपको पता होना चाहिए, केरला एक ऐसा राज्य है, बड़ा मतलब आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा, मैटरनल और चाइल्ड मोर्टलिटी रेट यूएस से भी बेहतर है। सोचिए कितना शानदार अचीवमेंट है उस राज्य का। तो कहने का मतलब है कि आपका 4 स्कैन होना चाहिए। पहला स्कैन 3 मंथ में होना चाहिए। सेकेंड स्कैन जिसमें आप बच्चे में डिफॉर्मिटी देखते हैं वो 5th मंथ में होना चाहिए। तीसरा स्कैन 7वें महीने में, और चौथा स्कैन 9वें महीने में होना चाहिए। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी में गांव के दुकान से दवा लेके खा लेते हैं, वहां पे फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज होता है कि भाई लोग गए, दवाई खाए और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। वो भी एक मृत्यु का बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हर 7 सेकेंड में माँ या बच्चे में किसी एक की मृत्यु वर्ल्ड वाइड हो रही है। जन्म के समय माँ की मृत्यु जो होती है वो 3 लाख एवरी ईयर पूरे दुनिया में हो रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि 2 मिलियन बच्चा जन्म के समय मरा हुआ पैदा होता है, स्टिल बर्थ उसको बोलते हैं, और 2 मिलियन बच्चा 1 साल के अंदर या फिर 1 महीना के अंदर उसका डेथ हो जाता है, और 5 मिलियन वर्ल्ड वाइड बच्चा 5 साल की उम्र तक नहीं पहुंचता है। इसका मुख्य कारण क्या है? वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है? प्रॉपर, जबकि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव रखा है कि जो आपका डिलीवरी के समय का खाना, आपके बच्चे की जो खुराक, और थ्रू आउट जो हेल्थ चेकअप है उन्होंने फ्री रखा हुआ है। ये बहुत ही मतलब प्राउड करने वाली बात है अपने देश में कि माँ और बच्चे जबकि के स्वास्थ्य का उन्होंने पूरा ध्यान रखा है। देखिए प्रेगनेंसी में 3 ही ट्राइमेस्टर नहीं होता है, चौथा ट्राइमेस्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ट्राइमेस्टर में जो एबॉर्शन होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है? क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। सेकेंड ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन जो होता है उसका इंपॉर्टेंट कारण है इन्फेक्शन, टॉर्च। तो ये जो थर्ड ट्राइमेस्टर में जो देखने वाली बात होती है वो होती है कि आपको देखिए यहाँ पे बहुत इमोशनल फैक्टर और पारिवारिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। देखिए अब क्या होता है कि हम देखिए मेरी पत्नी गायनेकोलॉजिस्ट है, टॉपिक उन्हीं का है, आज वो नहीं है तो उनकी जगह मुझे बोलना पड़ रहा है। तो आम तौर पे औरतें आती हैं, बोलती हैं कि बचवा नहीं चलत। तो बचवा नहीं चलत, तो फिर हम लोग जब उस तह में जाते हैं तो पता चलता है क्या कि हस्बैंड वाइफ में चाहे सास पतोह में लड़ाई हो गया है, तो 2 दिन से खाना ही नहीं खाई है। तो सोचिए कि इमोशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चे के ग्रोथ पे। वो बच्चा जब माँ नहीं खाती है तो बच्चा नहीं खाता है, जिसकी वजह से मूव नहीं करता है। तो औरतों को देखने वाली बात क्या होती है कि हर 2 घंटे पे बच्चा जो है लात मार रहा है कि नहीं, बोलते हैं बच्चा लात मार रहा है कि नहीं। तो हर 2 घंटे, तीसरे ट्राइमेस्टर में मतलब 6ठे महीने के बाद से ये देखना जरूरी होता है कि हर 2 घंटे पर बच्चा लात मार रहा है कि नहीं, माँ का वजन का ग्रोथ कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। देखिए आम तौर पे जो बच्चा जो स्टिल बर्थ पैदा होता है या फिर मतलब बर्थ के समय डेथ हो जाता है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है कि प्रॉपर ग्रोथ ना होना। मतलब वजन जो होता है आम तौर पे जो वजन बच्चा जन्म के समय होना चाहिए वो वजन न होना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है जो माँ के मौत का कारण होता है? पोस्टपार्टम हैमरेज। इसको आप रोक नहीं सकते हैं। प्रेगनेंसी बहुत ही डायनेमिक कंडीशन है। हर आदमी का प्रेगनेंसी अलग अलग ढंग से अलग अलग दौर से गुजरता है। अब डॉक्टर कितना जुडिशियली उसको देखता है और बाकी किस्मत की बात होती है, उसको कैसे प्रिवेंट आप कर पाते हैं। तो पोस्टपार्टम हैमरेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है मैटरनल मोर्टिलिटी का। तीसरा क्या कारण होता है? हाइपरटेंशन। इसमें क्या होता है? इक्लेम्सिया डेवलप करता है। ये जो होता है आमतौर पे थर्ड ट्राइमेस्टर में इक्लेम्सिया आता है 18 से 20 वीक में। हाइपर कॉम्प्लिकेटेड चीज है। जॉन्डिस इन प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, इसमें पोस्टपार्टम हेमरेज का बहुत चांसेस होता है। तो आपका हेल्थ केयर सिस्टम है बहुत मतलब इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आशा से लेके नर्सेस से लेके डॉक्टर, हॉस्पिटल, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, और सबसे मेन बात क्या है कि कितना एक्टिवली हेल्थ केयर सिस्टम एक्टिव है, इस पर डिपेंड करता है माँ और बच्चे का ये ग्रोथ और उनकी मोर्टिलिटी, मॉर्बिडिटी। अब क्या होता है कि जो आपको चौथा ट्राइमेस्टर किस लिए इंपॉर्टेंट है? चौथा ट्राइमेस्टर में डेथ के बहुत चांसेस होते हैं बच्चे के। तो वो अगर प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी से संबंधित बात है तो उसको भी कंसीडर किया जाता है। जी जी। डॉक्टर आजाद आलम जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। पूरे सीवान गोपालगंज के चेस्ट के जो टीवी का इधर जो ये आप कह सकते हैं बहुत बेहतरीन मेडिसिन के डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब आज वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पे क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है
इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो गया है और टॉप पॉल्यूटेड सिटी में सीवान आता है। किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरह से जो क्लाइमेट चेंज आया है तो लंग्स से रिलेटेड जो डिजीज है कैसे बढ़ा है और मरीज कितने बढ़े हैं? लंग्स का प्रॉब्लम देखा जाए तो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ पॉल्यूशन। इसमें जो मेनली जो खतरा हो रहा है उसमें है कि ब्रोंकियल अस्थमा का जो ट्रिगर फैक्टर होते हैं, डस्ट हो गया या एनी फॉर्म ऑफ एलर्जी हो गया, उससे ब्रोंकियल अस्थमा का केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सीओपीडी का केस बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। उससे रिलेटेड आपको लंग्स कैंसर का जो केस हो रहा है वो भी बढ़ रहा है। तो उसके प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेशन है, दवा का जो प्रॉपर डोज है और प्रॉपर डॉक्टर से उसमें दिखाइए क्या मॉडिफाइड कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं। उसके डॉक्टर के बाद हमेशा आपको जाना पड़ता है कि कौन सा दवा कब देना है। और जो भी ट्रिगर फैक्टर है लाइक पोल्यूशन हो गया या कोई परफ्यूम हो गया, एनी फॉर्म ऑफ एलर्जी हो गया या धूल हो गया या एयर हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, उससे आपको बचाव रखना पड़ता है। अच्छा, जो टीवी है ये भी तो जागरूकता जरूरी है। सरकार देखा जाए तो अपने हिसाब से वो लोगों को जागरूक करती है, लेकिन आप उसके इलाज करते हैं। जो भी जिनके घर में अगर उस तरह का पेशेंट है या उस तरह का सिम्टम्स दिख रहा है तो एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लेना या उसके संबंध मतलब साथ रहना कितना जरूरी है? देखिए सर, अभी तो सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव चालू किया है टीबी प्रिवेंशन के लिए। तो अभी तो केस बहुत कम हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए बचाव के क्या है कि इसमें सिम्टम होते हैं जैसे बुखार आना, नाइट स्वीट्स, वजन कम होना, लॉस ऑफ एपेटाइट, इस तरह का सिम्टम हो और 3 वीक से ज़्यादा खांसी हो, इसमें बलगम आ रहे हैं, एक बार जो भी स्पेशलिटी के डॉक्टर है उनसे दिखाकर, और सरकार ने बहुत अच्छा प्रोग्राम निकाला है, फ्री स्पुटम जांच हो रहा है, सीबी नेट का जांच आजकल आ रहा है सरकारी में, तो उसके एक बार जांच करवाकर जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनसे एक बार जाकर दिखवाकर और आयो ले लीजिए उनसे। अच्छा, टीबी और अस्थमा में क्या फर्क है? टीबी और अस्थमा दोनों अलग अलग चीज होते हैं। ये दोनों अलग अलग चीज हैं। टीबी होता है एक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होते हैं जो बैक्टीरिया से होता है। अस्थमा जो होते हैं वो मेनली फैमिली हिस्ट्री पे होते हैं, जैसे डस्ट हो गया उनसे भी ट्रिगर फैट होते हैं, फैमिली हिस्ट्री में चलता है, या किसी भी एनी फॉर्म ऑफ एलर्जी से होता है। तो दोनों अलग अलग चीज होता है, अस्थमा और टीबी दोनों अलग अलग चीज होते हैं। अच्छा, 1 साल बाद डॉक्टर साहब मुलाकात हुई है वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पे। आप जिस चीज की इलाज करते हैं, पिछले साल और इस साल में आप क्या फर्क देख रहे हैं जब पेशेंट, या क्या क्या चेंजिंग आया है, या किन किन बातों का लोगों को ख्याल रखना है? टीबी का केस तो इस साल ज़्यादा बढ़ा हुआ है, स्पेशली एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जिसको ग्लेन टीबी बोलते हैं, उसका केस अभी बढ़ा हुआ है। लेकिन स्पुटम का जो टीबी होते हैं जिसको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, उसका केस अभी घटा हुआ है। लेकिन अस्थमा का केस बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है। बढ़ोतरी हुआ है जी। फिर डॉक्टर साहब से फिर हम लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे। पंकज सर, आप साइकेट्रिस्ट हैं, आप ऑलवेज सजेस्ट करते हैं, आज भी हम पढ़ा रहे थे तो आप गाइड कर रहे थे कि ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, अपना टेंशन बच्चों को मत बताइए। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? बहुत लोग परेशान लोग रहता है घर में, मैंने पूरी बात हम बोल रहे हैं, बहुत परेशान रहता है लोग। जैसे आपने बताया कि सास बहू का लड़ाई, उसका किस तरीके से बच्चे पे असर डालता है, और कोई पढ़ नहीं रहा है, चाहे ऐसा कई तरह की चीजें होती है। लोगों को इसका भी आइडिया नहीं है कि इसके भी डॉक्टर होते हैं, उसके स्पेशल डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, काउंसलिंग की जरूरत होती है, कभी मेडिसिन की भी जरूरत होती है। अपने यहाँ ये चलन थोड़ा कम है, इसके लिए जागरूक होना कितना जरूरी है? देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपको आपके शरीर के शारीरिक ग्रोथ या फिर मानसिक तनाव के मतलब इसमें व्यू में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि आप देखे होइएगा कि कोई बच्चा ना, उसका सोने का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। तो दादी आमतौर पर बोलेगी, देखो ना अगर बप्पू ऐसा सुतत रहा तो 3 महीना के बच्चा को कैसे मालूम चलेगा कि मेरा बाप कैसे सोता है? उसको तो कुछ खास समझ नहीं है। तो कहने का मतलब है कि बच्चा जो है जब 3 महीना का होता है पेट के अंदर, तब से लेके आपके परिवार का माहौल क्या है, पति पत्नी के बीच में क्या रिलेशन है, वो सब कुछ सुनता है, क्योंकि उसकी इंद्रियां डेवलप कर गई रहती हैं। और उसी हिसाब से आपको लगेगा कि हम चोरी छुपे कर रहे हैं, बच्चा तो पेट में है, चाहे बच्चा तो दूसरे रूम में है, बच्चा तो छोटा है, उसको कुछ नहीं मालूम चला। नहीं, उसका सेंस इतना स्ट्रांग होता है, उसको हर कुछ मालूम होता है। दूसरा, अब हम लोग बात कर ले प्रिकॉशन की, तो आमतौर पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि डिलीवरी के बाद बच्चा आया, लो बर्थ वेट बेबी है, तो कुछ चीज होती है जो सरकार बार बार बोलती है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। बच्चे को जो है हर 2-2 घंटे पे दूध पिलाते रहना है आपको। दूसरी बात क्या आता है कि बच्चा दिन में अगर
20 बार भी लैट्रिन कर दे तो उसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। 3-3 दिन लैट्रिन न करे फिर भी परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। स्किन टू स्किन कांटेक्ट, देखिए कंगारू मदर केयर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। वो एक तो इमोशन बिल्टअप करता है और साथ साथ टेम्परेचर का ट्रांसफॉर्मेशन एक दूसरे के बीच में करता है। तो टेम्परेचर का ट्रांसमिशन से बच्चे का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन होता है, माँ से बच्चे की तरफ जाता है, बॉन्डिंग बढ़ाता है। ब्रेस्ट फीडिंग भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, जहां उसको देखिए माँ के दूध में बच्चों की ग्रोथ के लिए सब कुछ अवेलेबल होता है। उसके बाद क्या होता है, बच्चा जैसे पैदा होता है उस समय उसका लीवर उतना मैच्योर्ड नहीं होता, तो लीवर मैच्योर्ड नहीं होता तो आमतौर पर विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इम्यूनाइजेशन, ये ग्लोबली जो होता है WHO का क्या फंक्शन है कि पार्टिकुलर इन्फेक्शियस डिजीज जो कि कम्युनिकेबल है, तो उस डिजीज के लिए कुछ तैयारी किया जाए। जैसे मान लीजिए कि आपको इम्यूनाइजेशन कुछ टीका वगैरह होना चाहिए, तो आपको जो है जन्म के बाद जो भी टीका जिस जिस समय पर दिलवाना है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, पोलियो, ये सब समय समय पर दिलवाते रहना है बच्चे को बचाने के लिए। और साथ साथ आपको जब बच्चा 3 महीना का है तब से लेके बच्चा जब तक बड़ा नहीं हो जाता, आपको एक चीज पर ध्यान रखना पड़ेगा। आप सोचिएगा क्या कि हम दारू पियोता नहीं, लुका के पियोता नहीं, तो ना, अगर आप नशा करते हैं तो आपके बच्चे में नशा आने का चांस आप जिस उम्र में लिए थे उससे 4 साल पहले और उससे 8 गुना ज्यादा होता है। तो सोचिए आप जो छुपा रहे हैं, छुपाए नहीं छुपने वाला है वो। जी जी समझ गए। चलिए और कोई बात डॉक्टर साहब कुछ सजेस्ट करेंगे? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ। जो भी सेवियर एलर्जी आपको दिक्कत है उससे आप अवॉइड कीजिए, मास्क लगा कर चलिए और ठंडी चीज़ें जो हैं उससे बच के रहिए। और इम्यूनाइजेशन है, वैक्सीनेशन है, अस्थमा का वैक्सीन आता है, COPD का वैक्सीन आ रहा है, निमोनिया का वैक्सीन आता है, इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन आ रहा है। वो टाइम टू टाइम एक साल में लगता है, 6 महीना में लगता है, उसको आप डॉक्टर से सलाह पर आप लगाते रहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि देखिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की थी कि क्यों केरला में मैटरनल और चाइल्ड मोर्टिलिटी कम है और नॉर्थ ईस्ट में, असम में सबसे ज्यादा क्यों है। उसका मुख्य कारण क्या है? शिक्षा, अवेयरनेस। वो पढ़े लिखे हैं तो उनको मालूम है, और जहाँ पे शिक्षा की कमी है वही सारा मुद्दा जो है वो आपका अवेयरनेस। तो अवेयरनेस कैसे आएगा? शिक्षा से आएगा। तो इसको कौन मान लीजिए अवेयरनेस को कौन प्रचार प्रसार करेगा? आप जैसे लोग ईमानदारी से अगर काम करें तो समाज सुधर सकता है। चलिए बिल्कुल, अलग अलग दिन में हम लोग अलग अलग चीजों को हम लोग करते हैं। हालांकि कोशिश करेंगे कि हम लोग रात में भी इस टॉपिक पे बात करें और डॉक्टर साहब को हम लोग जोड़ने की कोशिश करेंगे। खास करके डॉक्टर पंकज जी का बड़ा बेहतरीन इन सारी चीजों पे रिसर्च होता है। तो डॉक्टर साहब से भी और डॉक्टर आजाद जी से भी हम लोग एक पैनल में जो रात में हम लोग लेके बात करते हैं, अगर सारा चीज ठीक रहा तो इस टॉपिक पे हम लोग जरूर बात करेंगे। फिलहाल आप लोग कमेंट के माध्यम से आप लोग अपनी बात को रख सकते हैं।